जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 29 करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 28 तक कर लिया है। स्पेशल क्लास साथियों है उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए है। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि जब तक आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक इस चैनल पर डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 29 करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों, ये नहीं कहता कि जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न जो हैं साथियों प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइएगा और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 28 तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें। और जितने भी प्रश्न हैं साथियों, सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में करवाया गया है। तो आपसे विनती है कि आप रीजनिंग का पुराना वाला प्रैक्टिस सेट चैनल के अंदर जाके ज़रूर देखिए। और कुछ ही दिनों में साथियों मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो कोई भी परीक्षा अगर हमें साथियों वेट करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी प्रैक्टिस सेट बहुत ही मजबूत करनी पड़ेगी। यदि अगर हमारा प्रैक्टिस सेट यानी हमारा रिवीजन अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो हमें साथियों परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम कितना भी अपने नोट्स का थ्योरी बना के रख लें, अगर उसका हम रिवीजन ना करें तो साथियों हमारा पढ़ाई एक प्रकार से बेकार है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी परीक्षा को वेट करना है, नहीं किसी भी एग्जाम को निकालना है, तो सबसे पहले आप उसका रिवीजन कीजिए। साथियों, अपने नोट्स का अगर बार बार आप रिवीजन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो कुछ बच्चे होते हैं कि बोलते हैं मैं एक बार पढ़ लेता हूँ तो मुझे याद रहता है, लेकिन वो याद रहेगा साथियों आपको 10 दिन 12 दिन, बहुत हो गया तो 21 दिन, बट 21 दिन के बाद आप भूलने लगेंगे। तो इसीलिए साथियों आप किसी भी टीचर से पूछिए, वो आपको यही राय देंगे कि आप जितना हो सके उतना अपना प्रैक्टिस सेट कीजिए, अपना बार बार रिवीजन कीजिए। यानी परीक्षा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो परीक्षा की सबसे बड़ी ताकत होती है रिवीजन, यानी नोट्स का बार बार रिवीजन करना। तो ऐसे में साथियों कई बच्चों का रीजनिंग में सवाल हो नहीं पाता, तो इसीलिए साथियों रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। तो आज साथियों हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 29 करेंगे। तो चलिए साथियों अब बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। साथियों यह रेलवे, यूपीपी तथा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संख्या 25 है, फिर इसका संबंध 17 से है। ठीक इसी प्रकार 55 है, तो 55 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए साथियों यहाँ पे 25 है, फिर यहाँ पे 17 है, उसके बाद में यहाँ पे 55 है, फिर बोला है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आएगा? तो देखिए ये जो यहाँ पे 25 लिखा है, 25 से यहाँ पे 17 हुआ, तो 25 में से साथियों क्या हुआ? तो 25 में से -8 हुआ है। अब इसके बाद में अगर हम 55 में से -8 करेंगे साथियों, यदि हम 55 में से -8 करेंगे तो हमें उत्तर क्या मिलना चाहिए? हमें यहाँ पे उत्तर 47 मिला, बट ऑप्शन में आपको कहीं पे भी 47 नहीं दिख रहा है। साथियों क्या है? तो ऑप्शन में आपको कहीं पे भी 47 नहीं दिख रहा है, तो ये वाला तरीका हमारा नहीं लगेगा। हम इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, रीजनिंग का क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए 1-2 तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जिस तरीके से आपका पहला वाला उत्तर आएगा उसी प्रकार से अगर उत्तर आएगा वो ऑप्शन में जो रहेगा तभी हमारा सवाल सही हो पाएगा। तो चलिए हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 25 लिखा है, फिर 25 का संबंध 17 से है। तो साथियों देखिए आपस में यदि 2 और 5 यानी जो 25 है, इसको आपस में अगर हम ऐड करेंगे यानी आपस में इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा साथियों? 7 होता है। फिर जोड़ने के बाद फिर आपस में इसका हम एक बार गुणा भी करेंगे। अगर हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 पंचे कितना होता है? 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है। और फिर इस अंक को आपस में जोड़ेंगे तो 10 और 7 कितना हुआ? 17 हुआ। यानी साथियों एक बार 25 का आपस में जोड़ा गया, फिर 25 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 7 हुआ। बस इसके बाद में इसका एक बार आपस में गुणा भी कर दिया गया, 2 पंचे 10, यानी एक बार हमें 7 मिला था, एक बार हमें 10 मिला था। फिर ये जो मिला इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें ये 17 मिला। ठीक इसी प्रकार अब हम 55 का भी करेंगे। पहले क्या करेंगे? हम 55 को आपस में ऐड करेंगे, यानी 5 + 5 को ऐड करेंगे तो 5 × 5 = 10 हुआ। फिर इसके बाद में हम 5 फिर गुणे 5 करेंगे, 5 × 5 कितना होता है? तो साथियों 25 होता है। अब इसको क्या करेंगे? तो इसको आपस में ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पे साथियों हमें क्या मिलेगा? उत्तर हमें 35 मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान में 35 आएगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी 35 दिख भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों ये वाला तरीके से हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आएगा, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी 35 था, तो 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है। यह आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई और सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। तो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 से 10 है, 10 से 30 है, 30 से 150, 150 के बाद 1050 है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए 5 से 10 कैसी हुआ, तो साथियों 5 से अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 दूनी क्या होता है 10। अब 10 का फिर 3 से गुणा हुआ, 10 तियाँ 30। अब 30 के बाद में इसका क्या होता है, तो 30 छक्का कितना होता है, 30 छक्का 150 होता है। सॉरी साथियों गलती से 30 छक्का निकल गया साथियों, 30 पंचे होगा साथियों, 30 पंचे 150 होता है। गलती से हमसे 30 छक्का 150 निकल गया था, सॉरी उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ साथियों। 30 पंचे कितना होता है, 150 होता है। अब 150 का साथियों क्या होगा, तो 150 को 1050 जो है इसका 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी अगर साथियों हमें 150 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1050 मिलेगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे 1050 में हम किससे गुणा करें कि हमारा उत्तर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे साथियों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद में 3 से गुणा हुआ, फिर 5 से हुआ, फिर 7 से हुआ। तो अब 2 3 5 7। तो अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 से हुआ, फिर 3 3 2 5 2 7 दोनों, बट यहाँ पे इस प्रकार से नहीं होगा साथियों। यहाँ पे अभाज्य संख्या के रूप में इसका गुणा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे साथियों तो अभाज्य संख्या के रूप में इसका गुणा हुआ है। पहले 2 से हुआ, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो अब इसके बाद में 7 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है साथियों, 7 के बाद हमारी एक अभाज्य संख्या बचती है 11। तो यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम यहाँ पे अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो 1050 गुणे 11 करेंगे तो हमें क्या उत्तर मिलेगा साथियों, हमें उत्तर मिलेगा 11550 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो हमें 11550 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। हमारी श्रृंखला से जो इसका गुणा हुआ अभाज्य संख्या के रूप में इसका गुणा होता चला गया है। तो बस हमारा उत्तर आ गया है। तो पहले 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 5 से हुआ, फिर 7 से हुआ। तो उसके बाद 7 के बाद हमारी अभाज्य संख्या 11 बची, तो फिर 11 से इसका गुणा हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों 11550। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है। प्रश्न है, यदि एक्सपोज बराबर 12 और स्केम बराबर 8 लिखा है तो प्रपोजल बराबर क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। आरआरबी, एनटीपीसी, सीएचएसएल तथा जीडी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक्सपोज बराबर 12, स्केम बराबर 8 लिखा है तो प्रपोजल बराबर क्या लिखा जाएगा। अगर साथियों इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया रहे, लेटर में दिया रहे, उसके बाद में उसका अंक दिया रहे और उस जो उसका लेटर होता है साथियों, कई सारे लेटर हों, उसके बाद में अंक 1 या 2 हो, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करें। देखिए अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले लेटर को पहले गिनेंगे कि कुल कितने लेटर हैं। देखिए एक्सपोज को अगर हम काउंट करेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक 6, यानी टोटल साथियों एक्सपोज में 6 लेटर हैं। फिर यहाँ बट यहाँ पे 12 लिखा गया है। तो देखिए 12 कैसे लिखा गया, इसको 2 से गुणा कर दिया गया, यानी 6 दूनी क्या होता है, तो साथियों 12 होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम स्केम वाला देखेंगे, अगर ये वाला तरीका सही रहेगा तो हमारा प्रपोजल का भी इसी प्रकार से उत्तर आएगा। तो देखिए अब स्केम को हम काउंट करेंगे तो स्केम में साथियों टोटल 4 अक्षर हैं, क्योंकि देखिए एस 1 हो गया, सी 2 हो गया, ए तीसरा हो गया और फिर एम 4 हो गया। तो टोटल 4 लेटर हैं। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे भी हम 2 से इसको गुणा करेंगे, तो 4 दूनी क्या होता है साथियों, 4 दूनी 8 होता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा ये तरीका बैठ चुका है, तो इसी प्रकार इसका भी उत्तर आएगा। देखिए प्रपोजल को हम काउंट करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे टोटल साथियों कुल कितने, तो 8 लेटर हैं। अब इनको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम पहले और दूसरे में हमने प्रोसेस किया था वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो 8 दूनी क्या होता है साथियों, तो 8 दूनी 16 होता है। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे 16 कहाँ पे, तो साथियों अगर ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में 16 है। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था साथियों, लेटर को हमें काउंट करना था, काउंट करने के बाद उसको हमें 2 से गुणा कर देना था, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। एक्सपोज में साथियों टोटल 6 लेटर हैं, फिर 6 लेटर के बाद 6 थे, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें 12 मिला। ठीक इसी प्रकार स्केम में 8 थे, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 16 मिला। ठीक इसी प्रकार प्रपोजल में ठीक इसी प्रकार प्रपोजल में टोटल 8 लेटर हैं, फिर 8 दूनी 16 हुआ, फिर हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी में 16 था, तो 16 इसका सही उत्तर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। काफ़ी बढ़िया प्रश्न साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट्स बना के चलिएगा। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार से यहाँ पे 512 लिखा है और यहाँ पे 672 लिखा है, ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो जो 512 लिखा है,
यहाँ पे जो 16 और 4 है, अगर 16 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 16 और 4 का गुणा करेंगे तो सालों 16 चौके क्या होता है तो 64 होता है। फिर 64 का 8 से गुणा कर दिया गया है। एक बार साथियों इनका आपस में कुछ नहीं, इनका आपस में गुणा ही किया गया, बस हमारा उत्तर आया। फिर 16 चौके 64 हुआ, 64 का फिर 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साथियों 64 अट्ठे क्या होता है तो 64 अट्ठे होता है 512, जो कि यहाँ पे 512 लिखा गया है। अब इसी प्रकार हम इसका भी करेंगे तो 12 और गुणे 7, तो 12 7 कितना होता है साथियों, तो 12 7 होता है 84। फिर 84 का 8 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 84 अट्ठे क्या होता है साथियों, तो 84 अट्ठे होता है 672, कितना होता है तो 672, जो कि यहाँ पे 672 लिखा गया है। अब इसी प्रकार से साथियों हम बीच वाला जो है क्वेश्चन मार्क का स्थान पूछा गया इसको भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए 15 है और 6 है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्का कितना होता है साथियों, 15 छक्का होता है साथियों 15 छक्का 90 होता है। अब इसको हम 6 से फिर गुणा करेंगे तो 90 छक्का कितना होता है साथियों, 90 छक्का होता है 540 होता है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों 540 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में 540 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था साथियों, कुछ नहीं किया गया था, आपस में सभी अंक का गुणा कर दिया गया था, बस हमारा उत्तर बीच वाला आ गया था। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। साथियों वेन आरेख से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बोला है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे स्तनधारी है, फिर पशु है, फिर जिराफ है। इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। अगर जो हमारा वेन आरेख सही बैठ जाएगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए स्तनधारी है, पशु और जिराफ है, तो पहले हम क्या करेंगे साथियों, पहले हम स्तनधारी वाला डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए साथियों ये हो गया स्तनधारी का डायग्राम। अब इसके बाद में हमसे पूछा है कि पशु, तो हम क्या करेंगे साथियों, अब हम पशु वाला बनाएंगे, क्योंकि देखिए स्तनधारी जो होते हैं पशु भी स्तनधारी होते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, यानी जो पशु बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। तो साथियों पशु जो है स्तनधारी में ही आएंगे। तो ये हो गया साथियों हमारा पशु, जो ये वाला डायग्राम हमारा साथियों ये हो गया पशु का डायग्राम हो गया। अब हम जिराफ का देख लेते हैं। देखिए साथियों अगर हम जिराफ वाला देखेंगे, यहाँ पे जो जिराफ है, जिराफ क्या है तो साथियों जिराफ जो है एक प्रकार का पशु ही है। तो इसको क्या करेंगे हम साथियों, जिराफ को पशु के अंदर करेंगे, इसको हम पशु के अंदर करेंगे, इसे हम साथियों पशु के अंदर करेंगे। तो हमारा डायग्राम सही तरीके से बैठ चुका है। पहले स्तनधारी हो गया साथियों, उसके बाद में पशु, पशु के अंदर जिराफ भी आता है, क्योंकि जिराफ भी एक प्रकार का पशु है। तो साथियों इस प्रकार से कौन सा हमारा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से हमारा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न है एक कूट भाषा में इंडिया को NSINF लिखा जाता है, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न साथियों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम वाला अगर फुल मूड में साथियों तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे जरूर पूछ सकता है। प्रश्न एक कुल भाषा में इंडिया को NSINF लिखा जाता है, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पे इंडिया को क्या लिखा गया, तो NSINF लिखा गया। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये आई से साथियों यहाँ पे यन जो हुआ है तो क्या हुआ, तो +5 हुआ है। इसके बाद यन से यस हुआ है, यन से साथियों क्या हुआ, यस हुआ है, तो इसमें भी साथियों +5 हुआ है। डी से साथियों क्या हुआ, तो डी से आई हुआ है, तो इसमें भी साथियों +5 ही हुआ है। और फिर आई से साथियों यन हुआ है, तो यन में भी क्या हुआ, तो +5 ही हुआ है। ए से एफ हुआ तो इसमें भी +5 हुआ है। तो यानी हमें पता चल गया कि साथियों हमारी श्रृंखला जो है +5 होती हुई थी बड़ी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम आर्मी लिख लेंगे, ARMY, हम आर्मी लिखेंगे। इसमें भी अगर हम +5 ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए अब इसमें हम +5 अगर ऐड करेंगे, ए में +5 ऐड करेंगे तो साथियों अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए में 5 ऐड करने पे एफ आता है, आर 18 नंबर पे आता है, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 18 5 23, 23 नंबर पे क्या आता है, तो 23 नंबर पे डब्लू आता है। उसके बाद में एम में अगर +5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे आर मिलेगा। उसके बाद में अब हम वाई में +5 ऐड करेंगे तो साथियों वाई में +5 अगर ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, तो हमें डी मिलेगा। यानी हम सभी में +5 ऐड करेंगे, जिस प्रकार से हमें शुरू वाले इंडिया में +5 करके लिखा गया था, ठीक इस प्रकार यहाँ पे भी +5 ऐड हुआ है। तो हमें उत्तर क्या मिला साथियों, हमारा उत्तर जो है इसमें उत्तर मिला FWRD, ये हमें उत्तर मिला। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इससे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी FWRD मिला, तो FWRD इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 7 दिख रहा है। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या का चयन करें। यहाँ पे 55 है, 82 है, 77 है और 74 है। इसमें साथियों हमें विषम संख्या छांटना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 55 है तो इसका आपस में साथियों क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 और 5 इसका आपस में गुणा करेंगे तो 25 होता है। और 8 और 2 का आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है। ठीक इसी प्रकार 77 का आपस में गुणा करेंगे तो 7 सता 49 होता है। और 74 का आपस में गुणा करेंगे तो 7 चौके क्या होता है तो साथियों 7 चौके 28 होता है। अब हमें क्या पता चल गया साथियों, तो ये किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे के स्क्वायर हैं। यानी 25 जो है साथियों यह 5 का स्क्वायर है, 16 जो है साथियों यह 4 का स्क्वायर है और 49 जो है यह 7 का स्क्वायर है। बट यहाँ पे 28 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों यह विषम हो जाएगा, यानी यह सबसे भिन्न हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी 74 इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथियों इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों मैं डेली आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। तो आपका भी कुछ दायित्व है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न 8 है, बोला है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। प्रश्न निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पे ए है, फिर सी डी है, फिर उसके बाद में जी एच आई है और फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी एक प्रकार से साथियों जो अंक लिखा गया है सीरियल वाइज में लिखा गया। देखिए यहाँ पे ए है, उसके बाद में सी डी एक सीरियल में लिखा गया, फिर जी एच आई सीरियल में लिखा गया। बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्थान दिया गया। उसके बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये भी सीरियल में लिखे गए। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए ए से साथियों यहाँ पे सी की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या हुआ साथियों, एक से अगर सी की तरफ जाएंगे तो +2 हुआ है। अब डी से जी की तरफ जाएंगे साथियों तो क्या हुआ, +4 हुआ है, +4 हुआ। अब आई से यहाँ पे हमें आना है तो साथियों क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे +2 फिर +4 तो 2 2 4 फिर यहाँ पे हम +6 करेंगे। तो आई में +6 करेंगे साथियों तो क्या मिलेगा, हमें यम मिलेगा। जब यहाँ पे हमें यम मिल गया साथियों तो हमें सीरियल पता ही चल गया कि जो अंक मिला था उसके बाद सीरियल वाइज में लिखा गया था। तो यम है तो फिर यहाँ पे एन होगा, फिर ओ होगा, फिर पी होगा, यम एन ओ पी, यानी यहाँ पे क्या आएगा तो यम एन ओ पी आएगा। तो अब इसके बाद में फिर हम 2 4 6 यहाँ पे अगर 8 ऐड करके देखेंगे साथियों तो पी में 8 ऐड करेंगे तो यू आएगा हमारा। तो हमारा ये तरीका भी बैठ रहा, तो यहाँ पे यम एन ओ पी ही होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे यम एन ओ पी कहाँ पे है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी में यम एन ओ पी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है, बोला है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार कागज का संबंध वृक्ष से, ठीक इसी प्रकार शीशा का संबंध किससे होगा। देखिए ऑप्शन में है खिड़की, रेत, पत्थर, दर्पण। देखिए साथियों जिस प्रकार से कागज़ को हम वृक्ष से साथियों कागज़ का निर्माण होता है, ठीक इसी प्रकार शीशा का जो निर्माण होता है रेत से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथियों रेत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है साथियों, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है साथियों। रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में साथियों इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को पहले इसका डायग्राम बिना बनाए इसको अपने ऊपर लेके इसको ज्ञात करते हैं। बट मेरा कहना यह है कि साथियों अगर रक्त संबंध का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो उसका हमें कुछ नहीं करना चाहिए, पहले उसका हमें डायग्राम बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम डायग्राम बना के उसको ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखिए जिस प्रकार से हम इसका डायग्राम बनाएंगे इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में इसको ज्ञात करना है। देखिए बोला है यदि पेनी साथियों क्या है, यदि पेनी चार्ली के भाई की, अब क्या बोला, यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। अब देखिए साथियों बोला क्या है, यदि पेनी की चार्ली के, यानी पेनी की चार्ली के भाई की, ये हो गया साथियों पेनी हो गया हमारा। फिर बोला चार्ली के भाई के, ये हो गया सी से मतलब आप समझ जाएगा चार्ली, चार्ली के भाई यानी चार्ली के भाई, यानी यहाँ पे हम बी कर रहे हैं बेटी की माँ है तो कौन है साथियों। देखिए एक बार इसको और देखिए साथियों क्या है, यदि पेनी चार्ली के भाई की, यदि देखिए पेनी हो गई, फिर ये चार्ली के भाई की,
बेटी की क्या है साथियों, तो माँ है। तो साथियों यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे हो जाएगा पेनी होगा यहाँ पे कौन होगा साथियों, पेनी हो जाएगा। अब बोला है साथियों पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, और यहाँ पे साथियों क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी बेटी हो जाएगी, यानी इसकी बेटी हो जाएगी। अब देखिए हमारा डायग्राम बना, देखिए साथियों पेनी चार्ली के भाई की, यानी ये हो गया पेनी साथियों, पेनी हो गया ये, और पेनी जो चार्ली के भाई के बेटी की ये बेटी हो गई साथियों, माँ है, ये माँ है साथियों। तो बोला पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, पेनी का साथियों चार्ली से क्या संबंध है। तो साथियों पेनी का चार्ली से संबंध हो जाएगा साथियों, क्या होगा, तो इसका संबंध भाभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भाभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल प्रैक्टिस सेट हम 30 करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।